हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पर एक स्लाइड उदासीनीकरण के बारे में तैयार किया है। ओके, तो इस स्लाइड की सहायता से हम आज जानेंगे उदासीनीकरण। लेकिन इस स्लाइड के पहले हम उदासीनीकरण को समझ लें विद्यार्थियों। तो आप अपने आसपास ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी, ऐसे कई इवेंट, ऐसे कई मोमेंट आए होंगे विद्यार्थियों, जब आपसे किसी ने कहा होगा कि कैसे आप उदासीन बैठे हैं। लेकिन अब जब आप उदासीन रहते हैं विद्यार्थियों, तो आपकी और आपके हालातों के बीच एक्शन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तब आप उदासीन हो जाते हैं, आप निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बस वही चीजें हम यहाँ पर भी देखें यदि, तो यहाँ पर भी दो चीजों के बीच में क्रिया हो रही है। एक चीज का नाम है विद्यार्थियों अम्ल, और दूसरी चीज का नाम है क्या, क्षारक। तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं विद्यार्थियों, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। अब अम्ल अम्ल नहीं रह पाता विद्यार्थियों, और क्षार क्षार नहीं रह पाता। मतलब अब अम्ल का प्रभाव उस विलयन में नहीं रहता, ना क्षार का प्रभाव उस विलयन में रहता। क्लियर। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा विद्यार्थियों, जब हम अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया कराते हैं, तो अम्ल और क्षारक क्रिया करके एक तीसरा पदार्थ बनाते हैं विद्यार्थियों, लवण और जल। ठीक है, और इसी क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया। तो आइए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से इसे समझते हैं। ठीक है, समीकरण हम बनाए विद्यार्थियों यहाँ पर। तो एक अम्ल ले लें, चिर परिचित अम्ल, जिसे हम खनिज अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, HCl। और दूसरा हम क्षारक लें यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब क्रिया होगी विद्यार्थियों, तो यहाँ से जो सोडियम है और ये क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे और ये बना लेंगे क्या, साल्ट, जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, NaCl प्लस यहां से H और ये H जुड़ेंगे और ये O, तो H2O। और एक बात और ध्यान रखना है विद्यार्थियों, प्लस उष्मा। उदासीनीकरण अपक्रिया में उष्मा भी उत्पन्न होगी विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। तो उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया के यदि आपसे अभिलक्षण पूछा जाए, तो आप क्या कहेंगे। एक तो ये कि उदासीन हो जाएगा, अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। एक दूसरी चीज आप बताएंगे विद्यार्थियों कि अम्ल और क्षारक की क्रिया होने से लवण और जल बनता है। तीसरी चीज आप बताएंगे विद्यार्थियों कि इसमें से उष्मा भी उत्पन्न होता है। क्लियर। ये तीन लक्षण आप उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये जनरल फीचर है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विद्यार्थियों उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया के। क्या क्या मैंने बताया। एक तो आप बताएंगे क्या, अम्ल और क्षारक लवण और पानी बनाएंगे क्रिया करके। एक दूसरा उष्मा उत्पन्न होगा। तीसरा ये दोनों विलयन अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करने पर उदासीन हो जाएंगे, मतलब निष्क्रिय हो जाएंगे। अब अम्ल का प्रभाव नहीं दिखेगा आप उस विलयन में, न क्षारक का प्रभाव दिखेगा। क्लियर। अब बात करें विद्यार्थियों यहाँ पर हम इसके दैनिक जीवन में उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसमें से हमने पहला एग्जाम्पल्स लिखा है अपाचन। तो अपाचन क्या होती है विद्यार्थियों। तो वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे जो स्टमक होती है विद्यार्थियों, स्टमक में HCl का स्राव होता है। तो HCl क्या करता है विद्यार्थियों, पाचन में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे हम देर रात को भोजन करें। ठीक है, तो हमारे स्टमक के द्वारा, आमाशय के द्वारा ज्यादा मात्रा में HCl स्रावित कर दिया जाता है। ज्यादा मात्रा में जब HCl का श्रावण हो जाता है तो भोजन क्या हो जाता है विद्यार्थियों, पच नहीं पाता अच्छी तरीके से। ठीक है, मतलब वहां मध्यम अम्लीय हो गया, तो भोजन पाचन में थोड़ी देरी हो जाती है। और जब भोजन के पाचन में देरी हो जाएगी विद्यार्थियों, तो इसी स्थिति को हम क्या कह देंगे, अपच की स्थिति। और यहाँ पर ज्यादा मात्रा में HCl का स्राव हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हमारे पेट में जलन होगी, गले में भी जलन का महसूस होगा विद्यार्थियों, क्योंकि उसकी वाष्प अपने मतलब भोजन नली के द्वारा गले तक आएगी और हमें खट्टी डकार भी आएगी। क्लियर। तो ये 3-4 लक्षण आपको अपच की स्थिति में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि
यदि हमारे अब पेट में जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी विद्यार्थियों, तो इसका हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम डॉक्टर के पास जाएंगे या कि किसी मेडिकल में जाएंगे और वहां पर जो हमें दवाइयां दी जाएंगी वो दवाइयां होंगी क्या, एक दुर्बल क्षारक होगी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की छोटी छोटी गोलियां दे दी जाएंगी। ठीक है, तो उन गोलियों को, उन टेबलेट्स को लेकर के हम इस अपच की स्थिति से निजात पा सकते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, जो हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ गई थी, अम्लता बढ़ गई थी, उसको निरस्त कौन किया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक जो एक फेमस गोली है, उसके द्वारा हमने उसको, उसके प्रभाव को कम कर लिया। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण हुआ कि नहीं हुआ। HCl से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो जाना और एसिड का प्रभाव निरस्त हो जाना। ठीक है, चलिए दूसरा हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है विद्यार्थियों, चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में विद्यार्थियों, यदि आपको कभी चींटी काटी होगी तो आपने उसके प्रभाव को जानते होंगे, थोड़ी सी जलन महसूस होती है। तो चींटी के डंक में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है, जिसे फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मिक एसिड जैसे ही त्वचा के अंदर इंजेक्ट होता है विद्यार्थियों, पहुंचता है, तो वहां पे थोड़ी सी जलन उत्पन्न कर देती है। तो इसका भी हम कैसे उपचार करते हैं विद्यार्थियों, कुछ दुर्बल क्षारक का प्रयोग करके, जैसे हम थोड़ी से निरमा पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर वहां पर रगड़ दें, या कि कोई दूसरा दुर्बल क्षारक वहां पे हम रगड़ करके और इस फार्मिक एसिड के प्रभाव को निरस्त कर दें। तो ये भी एक उदासीनीकरण का उदाहरण होगा। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों, कारखानों का अपशिष्ट। तो कारखानों से निकलने वाले जो कुछ कचरे होते हैं विद्यार्थियों, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उनमें उनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होती है, और यदि उसे सीधे ही जलीय इन्वायरमेंट में या तो कहें कि तालाब में, नदियों में बहा दिया जाए, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है जलीय जीवों को, जल जीवन को। ठीक है, मतलब जल जीवन प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अपने इन कचरों को, पहले कारखानों से निकले हुए कचरों को उपचारित किया जाता है क्षारकों के माध्यम से, इसके बाद उसे छोड़ा जाता है या तो कहें फेंका जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम उदासीनीकरण का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, हमने बताया ना कि जो कचरे कारखानों से निकले जाते हैं, निकलते हैं, उन्हें पहले उपचारित करना, तो ये भी क्या हुआ, उदासीनीकरण का एक उदाहरण हुआ। एक यहाँ पर हम अपने घर के आसपास जो हमारे खेत होते हैं विद्यार्थियों, वहां पे हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हम हेडिंग देंगे मृदा उपचार। तो मृदा का उपचार कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है, तो आपको एक बात पता होगी कि जो हमारी मिट्टी होती है एक उचित परास में ही अच्छी उत्पादन देती है। यदि मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए या ज्यादा क्षारीय हो जाए, तो वो हमारी फसलों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होती है। तो हम समझते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर, जैसे हमारे जो मिट्टी की प्रगति है, ज्यादा हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर दिए, तो उसकी वजह से मिट्टी अम्लीय हो गई। तो मिट्टी को अम्लीय हो जाने से हम वहां पर क्या, जो अपना एक क्षारक है विद्यार्थियों, चूना, तो चूने के प्रयोग से, अब इसका जो संतुलित मात्रा है वो तो अपन नहीं बताएंगे, ठीक है ना, तो वो कृषि विस्तार अधिकारी ही बताएंगे कितनी मात्रा प्रति हेक्टेयर डालना है। लेकिन यदि मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो गई विद्यार्थियों, तो वहां पे हम क्षारक का प्रयोग करके, दुर्बल क्षारक का प्रयोग करके उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसके पीएच परास को। ठीक है, तो इस तरह से यहां भी क्या हो रहा है कि अम्ल को क्षारक के प्रयोग से उदासीन किया जा रहा है। क्लियर, तो ये भी एक दैनिक जीवन में हमारे उदासीनीकरण का एक अच्छा क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे विद्यार्थियों, जो हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में होती हैं उदासीनीकरण के। ठीक है, तो इसे आप, मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या तो वीडियो को पॉज करके विद्यार्थियों इसे आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगी विद्यार्थियों तो कमेंट जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें विद्यार्थियों, और यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।